सो वायरल हिट एपिसोड 19 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मानगी आता है वन पंच टीवी के कैमरामैन से लड़ने के लिए। सो अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है मानगी के स्कूल के चेयर और टेबल के बारे में, जो कि साइज में तो नॉर्मल थे पर मानगी के लिए बहुत ज्यादा छोटे थे। और ये देख के बाकी सारे लोग उसे चिढ़ाते थे। मानगी एक राइजिंग स्टार है, फिर भी उसे बुली होना पड़ता था। और हम ऐसा ही देखते हैं, एक दिन वो किताब पढ़ रहा था, तभी कुछ बंदे आके उसे कहने लगते हैं, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें वार्न कर दिया था कि ऐसे लड़कियों को छेड़ा मत करो, स्टॉक किया मत करो। वो कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गलतफहमी हुआ है, मैंने किसी से ऐसे वैसे नहीं पूछा है, एक बार वो लोग मना करते हैं, मैं उनके पीछे नहीं जाता। वो बंदा तभी कहता है, क्या कहा तूने टकला? ये सुनते ही हम देखते हैं मानगी उसका गला पकड़ के उसे उठाता है और उसे धमकाने लगता है। वो अभी इस एज में भी 6 फीट 9 इंच का है और 333 पाउंड का उसका वेट है। एक बार अगर उसने किसी को पकड़ लिया तो उसका बचना नामुमकिन है। उसने कभी भी किसी को सीरियस नहीं लिया, किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लिया था, पर यह पहली बार है जब उसने किसी चीज़ को सीरियस ले लिया है। तभी देखते हैं प्रेजेंट में उसे हम उस कैमरामैन के सामने। वो कहता है, वन पंच टीवी सुनो, तुम्हारी वजह से एक मासूम लड़की बहुत ज़्यादा रो रही है, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाओ अपने कंप्यूटर्स को तोड़ो और उसके बाद मुझे एक प्रूफ भेजो। ये इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, है ना? वो बंदा कहता है, हम लोग ये अपने तरीके से संभालेंगे, तू जा यहाँ से। ये सुनते ही हम देखते हैं मानगी अब लड़ने के लिए तैयार होता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है मानगी के पास अच्छी फिजिक तो है, लड़ भी सकता है, पर यह पहली बार है जब वो किसी से एक सीरियस फाइट के लिए जा रहा है। तभी उस बंदे को सामने देखते हैं और तभी देखते हैं उसी बंदे का एक खतरनाक पंच आके मानगी के फेस पर, उसकी नाक पर लगता है, जिससे वहीं पे उसका बहुत ज़्यादा खून निकल आता है। और ये भी उसके लिए पहली बार था जब वो किसी बॉक्सर से फाइट करने जा रहा है। और ये पहली बार था जब वो किसी ऐसे ओपोनेंट से लड़ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, जिसकी वजह से वो उसे ग्रैब भी नहीं कर सकता। तभी देखते हैं वो बंदा उसे मारने के बाद कहता है, बस यहाँ से भाग जा, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। ये बंदा जो फाइटिंग टेक्निक यूज़ करता है वो है बॉक्सिंग, जिसमें बस बेसिक टेक्निक पंचेस का यूज़ करना होता है, पर वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। पर तभी हम देखते हैं मानगी को, वो फिर भी कहता है, बॉक्सिंग, हाँ, हाउ एनोइंग, अभी भी समय है, माफ़ी मांग ले उससे। और फिर से वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर फिर से देखते हैं वो बंदा उस पर एक जैब मारता है, मतलब डायरेक्ट उसके थोबड़े पे खतरनाक पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं मानगी की नाक पूरी तरह से टूट जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। वो बार बार सोचता है, मुझे बस उसको एक बार पकड़ना है। एक बार वो फिर से आगे जाने की कोशिश करता है, पर मानगी के पास अब कोई क्लू नहीं था, क्योंकि ये ओपोनेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो बंदा उसे बार बार अब पंच मारे जा रहा है और बार बार उसकी नाक पे ही पंच मारे जा रहा है। मानगी की खून अब चारों तरफ गिरता जा रहा है। मानगी एक प्रोफेशनल सिसेरियम फाइटर हो सकता है, पर जब पंचेस की बात आता है तो उसमें वो बिल्कुल नल्ला है, उसे कुछ भी नहीं आता। उसके पंच एक प्रोफेशनल बॉक्सर के लिए किंडरगार्टन की बच्चों की पंच की तरह होता है। वो उसके ऊपर पंच मारने जाता, पर तभी देखते हैं वो बंदा उसके ऊपर एक के बाद एक पंचेस की बरसात कर देता है, जिससे अब मानगी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है, हाँ, वेट डिफरेंस क्रिएट करता है, पर यह सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब तुम अपने ओपोनेंट को ग्रैब कर सकते हो। पर इस तरफ मानगी तो अपने ओपोनेंट को ग्रैब ही नहीं कर सकता। 6 फीट 9 इंचेस का होने के बावजूद अब ये पहली बार था ज़िंदगी में, पहली बार जब सिसेरियम रेसलर ने मानगी वाउन वो पहली बार खुद को हारता हुआ देख रहा था, खुद को ज़मीन पे गिरा हुआ देखता है। उसे मारने के बाद वो बंदा कहता है सॉरी और सोचता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, वो एक सिसेरियम रेसलर है, पर मुझे लगा था कि वो एक बार तो मुझे पकड़ ही लेगा, मुझे ग्रैब कर ही लेगा। और जाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, सच ना होने के बावजूद हमने उसे कॉल्ड आउट किया। पर जाते जाते सोचता है क्यों उसने इतना आसानी से गिव अप कर दिया। मानगी को हम वहीं पे गिरा हुआ देखते हैं। वो सोचता है आई होप उसे कोई हंसने का रीज़न मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम देखते हैं योल्का को, वो रूमी को राइस खिलाने की कोशिश करती है, बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर रूमी अभी भी सोई हुई है, वो चुपचाप अपने बिस्तर पे है। बहुत मनाने के बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बाहर है। वो खुद से कहने लगती है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती, पता नहीं ये लड़की कब क्या कर लेगी खुद को। उस लड़की का नाम क्या था? ग्योल हान, राइट? सीन शिफ्ट होता है, तभी हम ग्योल को देखते हैं, वो फिर से लाइव में आ चुकी है और कहने लगती है, हाय एवरीवन, मैं वन पंच टीवी से हूँ। मेरे पास वैसे कुछ बोलने के लिए है नहीं, बस ऐसे ही लाइव कर दी क्योंकि मैं ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। रूमी अब वीडियोस डालना भी बंद कर दिया है। सो मुझे इस बारे में थोड़ा सा बुरा लग रहा है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम दिखा रही थी कि वो उसे कितना बुरा लग रहा है। वो ये भी कहती है अब से उसे लगता है कि वो कॉल आउट करना बंद कर देगी, पर कमेंट्स आने लगते हैं कि नहीं, तुम तो जो कर रही हो वो बिल्कुल सही है, दूसरा अगर कोई बुरा करता है उसमें तुम्हें बुरा लगने की क्या बात है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो थोड़ा खुश होती है और सबको कहती है, ठीक है गाइज, अब मैं घर जा रही हूँ। लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद वो झूला झूल रही थी, तभी कुछ सुनती है, कोई कहता है, तुम बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो, तुम किसी के बारे में झूठ बोलते हो जिसको कि तुम पसंद नहीं करती,
और उसके बाद खुद सिंपैथी क्रिएट करती हो ताकि सब तुम्हें सिंपैथाइज करे। और वहीं पे हम हॉबिन को देखते हैं जो कि उससे मिलने आया था। वो कहती है मुझे नहीं पता तुम किस, उसकी बात को काटते हुए हॉबिन कहता है मुझे एक बंदे के बारे में बताने दो जो कि पैशनेटली लव करता है उस लड़की से जिसको तुमने कॉल आउट किया था, जो कि तुम्हारी वजह से रो रही है, मानगी वोंग, उसने मुझे ये दिया। तभी हम कैमरा देखते हैं, उसमें हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि जाते जाते कह रहा था आई एम सॉरी, हमारी वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो रहा था। हाँ ये सच नहीं है जो भी हमने कहा था। ये दिखा के कहता है तुम्हारा कैमरामैन कंफर्म हो चुका है और तुमने रूमी के बारे में झूठ बोला था ये भी कंफर्म हो चुका है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ जो भी तुमने शुरू किया था वो खत्म करने का वक्त आ चुका है। पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि वो वन पंच टीवी के सारे वीडियोस को ढूंढ लिया था पर उसमें भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था जो कि देख के लगे कि हाँ ये फॉल्स है। पर तभी वहाँ पे उससे मिलने के लिए मान गया आता है। पहले तो हॉबिन उसे देख के समझ नहीं पाता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, वो यहाँ पे उससे इस वक्त मिलने के लिए क्यों आया है और उसकी नाक की हालत ऐसी क्यों है। और ये सब कुछ उसे बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसा कि वो तायुन से एक बार मिलने के लिए गया था। और तभी देखते कुछ देर बाद मानगी उससे पूछता है भाई क्या तूने ढूंढ लिया है, कुछ सबूत बबूत मिला तेरे को। हॉबिन कहता है नहीं, बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये सुन के मानगी कहता है ओह तो फिर तो ठीक ही है, ये ले मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। और तभी देखते हैं वो बंदा अपने पैंट पे हाथ देने लगता है और बाहर निकलने लगता है कुछ। ये देख के हॉबिन कहता है व्हाट द हेल, तुम मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तभी उसके हाथ में एक्शन कैमरा दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा था, पर यही है एक प्रूफ जिसमें कि सब कुछ कैद हुआ है। हॉबिन कहता है तो तुमने इसीलिए लड़ाई नहीं की और इसीलिए इतनी जल्दी गिव अप कर दी। यहाँ तक कि बहुत से पूछता भी है अगर तुम्हारे पास यह है तुम उससे जाके कॉल आउट क्यों नहीं करते। वो कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उसे ये पता चले कि मेरे जैसा कोई उसे प्यार करता है। सो इसीलिए ये सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, यही एक सही रास्ता है मेरे लिए और तुम्हारे लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम गियोल और हॉबिन को आमने सामने देखते हैं। हॉबिन अब उस पर जोर जोर से चिल्ला के कहने लगता है गियोल हन फ्रॉम वन पंच टीवी, तुम एक टेरिबल पर्सन हो जो कि फेक कॉल आउट की वीडियोज़ बनाता है और उससे पैसे कमाता है। अभी के अभी स्ट्रीम करना चालू करो और सबको बताओ कि तुम झूठ बोल रहे थे। उसे धमकी देने लगता है। पर तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो लड़की यानी गियोल आके उसे बहुत जोरदार एक पंच मारता है जिससे हॉबिन का भी बहुत ज़्यादा खून निकल आता है और एक के बाद एक उसके ऊपर पंच की बरसात कर देती है। हॉबिन सोचता है क्या वो बॉक्सर है। तभी देखते उसके हाथ से वो एक्शन कैमरा गिर जाता है और गिरते ही हम देखते हैं वो जाके उस कैमरे को तोड़ देती है। हॉबिन कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पास और एक कॉपी है। पर वो तभी कहती है हाँ हो सकता है तुमने मुझे रेड हैंडेड पकड़ लिया है पर क्या तुम मुझे एक फ़ाइट में हरा सकते हो। उसकी बॉक्सिंग स्टाइल देख के हॉबिन भी अब बहुत ज़्यादा चौंक चुका है। कुछ देर बाद देखते हैं वो अभी भी नहीं रुक रही है, एक के बाद एक मारे जा रही है। हॉबिन की हालत अब बहुत ख़राब है। कुछ देर बाद वो थोड़ा सा दूर जाता है और सोचता है क्या हुआ अभी, क्या उसने मुझे अभी मारा। तभी देखते हैं वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम ठीक हो, क्या ये सिर्फ एक ही रीज़न है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आए हो। बस तुमने तो सिर्फ एक ही काम किया है, मेरे कैमरामैन को पकड़ा है, क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही एविडेंस है। पर हॉबिन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था वो उससे कैसे लड़ सकती है। पर तभी वो फिर से कहती है ओके मुझे पहले देख लेने दो, सब कुछ तो तुम लोगों ने ही पहले किया है, तुम लोगों ने मेरे कैमरामैन को बिना बताए उसको शूट कर लिया है। यहाँ तक कि तुम मुझे कह रहे हो यहाँ पे आके मुझे थ्रेटन कर रहे हो, मुझे कह रहे हो स्ट्रीम करने के लिए। तुम्हें लगता है हॉबिन तुम मुझे कॉल आउट कर सकते हो और वो भी इतने छोटे से प्रूफ के साथ। हॉबिन उसकी नाक से खून बह रहा है, वो बस इतना कहता है माफ़ी मांग लो उससे, रूमी से माफ़ी मांग लो, मेरे पास एक कॉपी है। पर वो तभी कहती है क्या अभी भी तुम नहीं समझे है ना, ओके अभी स्ट्रीम करना स्टार्ट करती हूँ और सबको बताती हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पे आके थ्रेटन किया और वो भी ऐसे दिखते हुए करूँगी। और तभी वो अपना ड्रेस उतारती है और फेस को बहुत ज़्यादा सैड बनाती है। हॉबिन अब समझ चुका है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो सब कोई उसके ऊपर भड़क जाएंगे क्योंकि वन पंच टीवी के पास अब तक कोई भी ख़राब रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। पर हॉबिन का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है। अब हॉबिन नहीं बल्कि वो उसे थ्रेट करने लगती है, वो उसे धमकाने लगती है और तभी उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसे करोगे तो सब कोई सब कुछ मान लेंगे, अब तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है मेरे साथ लड़ना। पर तुम्हें क्या लगता है सब कोई ये मान लेंगे कि तुम एक लड़की से लड़ रहे हो और क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो। वो उसके कान में आके कहती है। हॉबिन समझ चुका है कि उसके पास 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, इस तरफ उसके पास सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर्स। तो अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया तो उसकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा जैसे कि वायरल हुक के साथ हुआ था। वो फिर से उसके पास आती है और कहती है क्या तुम जानना चाहते हो कुछ रूमी के बारे में। मैंने बहुत ढूंढा था बहुत, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं कि मैं उसको बुरा बोल सकूँ। उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा क्लीन है, तो अभी जाओ, मुझे नहीं बल्कि उसे संभालो। ये सुन के हॉबिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी देखते हैं वो फिर से उसके मुंह पे एक पंच मार दिया है और कहती है चलो अब फिर मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सियोनजुन की होटल के बाहर। सियोनजुन अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और सामने देखते ही चौंकता है क्योंकि सामने हम देखते हैं बारिश में हॉबिन भीग रहा है, वहीं पे वो बैठा हुआ है। और तभी वो उसको छाता देते हुए कहता है कब से तुम यहाँ पे हो, तुमने मुझे बुला लिया होता। वो सियोनजुन को देख के सारे सच सब कुछ बता देता है वन पंच टीवी के बारे में, उन्होंने क्या किया सब कुछ। यह सुनने के बाद हम देखते हैं सियोनजुन उसे पहले तो शांत होने के लिए कहता है
और उसके बाद कहता है, देखो हॉबिन, आई एम सो सॉरी कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, और शायद मुझे पता था ये सब कुछ होगा, पर ध्यान से सुनो, ग्योल हान फ्रॉम वन पंच टीवी, उसने ऑलरेडी मेरी कंपनी साइन कर ली है और वो बहुत पहले से हमारे साथ है, और उसने तुम्हें कुछ किया है, तो तुम्हें अपने दिमाग में ये अच्छे से घुसा लेना है हॉबिन। मैं तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा, और अगर तुमने उसे कॉल आउट किया, मैं तुम्हें 100 मिलियन वॉन नहीं दे पाऊंगा। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, चौंकता है। तभी वो कहता है, पैसा बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ है ना हॉबिन। जब मैंने कहा 100 मिलियन वॉन, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बदल गया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ हॉबिन, मैं बिजनेस करता हूँ और प्रॉफिट देखता हूँ। मैं कभी भी एक ऐसे चैनल का साथ नहीं दूंगा जिसके पास 2 लाख सब्सक्राइबर्स है, दूसरी तरफ मेरे टीममेट जिसके पास 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, और इसीलिए मैं भी तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम भी ध्यान से अपना साइट चूज़ करो हॉबिन। हॉबिन बस सोच रहा है, 100 मिलियन वन, मैं क्या करूँ। आई एम सॉरी रूमी को रोते हुए देखते हैं। हॉबिन भी बारिश में भीग रहा है, बहुत ज़्यादा सैड है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं वही बंदा यानी कैमरामैन उसको सिगरेट पीते हुए। तभी वहाँ से उससे मिलने के लिए हॉबिन और स्नैपर आता है। उससे कहता है, नाइस टू मीट यू, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करने आए हैं क्योंकि हमने भी एक्जे कंपनी को साइन कर लिया है। ये सुन के वो बंदा भी खुश होता है और कहता है, ओह आई थिंक सियोंजुन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। आई एम सॉरी कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जो किया, और आई एम सॉरी रूमी के साथ जो हुआ। तुम्हें शायद ग्यूल से भी बात करना चाहिए, पर हॉबिन फिर भी अभी भी सोच रहा है, आई एम सॉरी रूमी। तभी वो बंदा सामने दिखता है और चौंकता है। हम तभी हॉबिन को देखते हैं जो कि चीख के कहता है, ये सब कुछ जो भी मैंने अब तक कहा, ये बहुत बड़ा एक झूठ था असोल। उसका जो बनियान है उसमें हम देखते हैं लिखा हुआ है, आई एम सॉरी रूमी। और मन में सोचता है, आई एम सॉरी फॉर दैट रूमी, कि मैं पैसे के लिए खुद को बेचने वाला था, पैसे के लिए भटकने वाला था। और तभी लाइव शुरू करता है और लाइव में कहता है, वायरल हिट आ चुका है, आज हम कॉल आउट कर रहे हैं वन पंच टीवी को। वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंक चुका है। हॉबिन वन पंच टीवी के बारे में सब कुछ कहता है, जैसे कि वो लोग कैसे सोसाइटी को गलत चीज़ें दिखाते हैं, कैसे फेक करते हैं, सब कुछ। सभी कमेंट करने लगते हैं, क्या बात कर रहे हो हॉबिन, तुम्हें पता है ना वन पंच टीवी क्या है और तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा एक चैनल है। वो बंदा भी कहता है, क्या कर रहे हो हॉबिन, क्या तुम जो होने वाला है वो संभाल पाओगे। हॉबिन के सब्सक्राइबर्स भी उसे वार्न करने लगते हैं क्योंकि उसके पास 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, पर इधर हॉबिन के पास सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अगर वो लोग उसके ऊपर आकर टूट पड़े तो वो लोग संभाल भी नहीं पाएंगे। पर हॉबिन अभी भी चिल्लाया जा रहा है और कुछ देर बाद कहता है, कैसे मैं गलत चीज़ें बोल सकता हूँ जबकि मेरे पास प्रूफ है। ये सुन के सब चौंकते हैं। उसी ब्लॉग के बारे में बताया जाता है जिस ब्लॉग से हॉबिन का चैनल डिमोनेटाइज हुआ था। यहाँ पे वो लोग सब कुछ बता देते हैं कि ये ब्लॉग एक्चुअली में वायरल का नहीं बल्कि किसी और का था, और ये सिर्फ एक ऐसे चैनल को टारगेट नहीं किया गया। इससे वैसे ही बार बार गलत पोस्ट करा जाता है, उसमें ऐसे ही सब कुछ करा जाता है और उसके बाद सबको ठगा जाता है। जिनके भी चैनल डिमोनेटाइज या फिर डिलीट हुए हैं उनको इन्होंने ही ऐसे ही बार बार इसी ब्लॉग के द्वारा बैन करवाया है। यहाँ तक कि वो सारे पोस्ट भी दिखाता है। वो ये भी कहता है कि ये वही ब्लॉग है जिसको कि हमेशा प्रूफ की तरह यूज़ किया जाता है। प्रूफ कि जो भी वो यूट्यूबर, जो भी कोई पॉपुलर यूट्यूबर कंटेंट बनाता है वो पहले से ही किसी ने करके रखा है। यहाँ तक कि हमने उसका फ़ोन नंबर भी ढूंढ निकाला है, पर अभी भी उसके कमेंटेटर्स को विश्वास नहीं हो रहा था। वो ऐसा कैसे कह सकता है, वो इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। तभी हॉबिन कहता है, जो नंबर हमें मिला है अगर मैं उस नंबर को कॉल करता हूँ तो वो सीधा जाता है। और तभी हम उस बंदे की फ़ोन को बजते हुए देखते हैं। अब ये देख के सारे सब्सक्राइबर्स कंफर्म हो चुके हैं वन पंच टीवी क्या है, उनको अब समझ में आ चुका है। हॉबिन अब उस बंदे को थैंक्स कहता है जिसकी वजह से उसे ये सारे प्रूफ्स मिले हैं। सारे कमेंट करने लगते हैं, गियोलान को यहाँ पे आने के लिए कहो, उसको आने के लिए कहो। तभी हम देखते हैं गियोल ये वीडियो देख रही थी और चिल्ला चिल्ला के कहती है, ये स्टूपिड मदरफकर। हॉबिन अब सब कुछ कहने लगता है जैसे कि उन्होंने जो भी रूमी के बारे में कहा था वो सब कुछ फेक था, सब कुछ। अब उस बंदे को देखता है जो कि गुस्से में उसकी तरफ आ रहा था। हॉबिन उसके ऊपर अभी भी चिल्लाने लगता है और कहता है, ये रहा वो सारे लिस्ट जब इन्होंने ऑफेंस कमिट किया था। उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की ज़िंदगी ख़राब की है। उन्होंने एक ऐसे बंदे की नाक तोड़ी है जो कि पैशनेटली प्यार करता है, पर उसके कमेंट में अब सभी कह रहे हैं गो वीट गो। हॉबिन कंटिन्यू करता है और कहता है, उन्होंने अपने व्यूअर्स को भटकाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसा ऑफेंस किया है, उन्होंने मेरी दोस्त को जिसका कोई बुरा पास नहीं है, सब कुछ क्लीन है, कोई एक छोटा सा स्पॉट भी नहीं है, उसको बहुत बुरा बना दिया है लोगों के सामने। तभी रूमी को देखते हैं जो कि ये देख रही थी और उसके साथ तयून और सब कोई देख रहे थे। कमेंट में आते हैं, गो रूमी गो। और तभी हॉबिन फिर से कहता है, लिसन अप असोल, तुमने जो सबसे बड़ा गुनाह किया है वो है तुम्हारी वजह से मेरे 100 मिलियन बॉन्ड खोना पड़ा, गिव अप करना पड़ा। वो रोने लगता है। अब सब कोई समझ चुका है और सब कमेंट में फिर से उसे गाली देने लगते हैं। हॉबिन कहता है, वन पंच टीवी, चलो अब फाइट से ही सब कुछ सेटल करते हैं। वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। पहली बार हम देख रहे हैं कि वो किसी से डर नहीं रहा है बल्कि लड़ने के लिए खुद बोल रहा है। तो हॉबिन अब चेंज हो रहा है। सभी कमेंट करने लगते हैं, गियोल कहा है, उसको यहाँ पे लाओ। तभी हम देखते हैं गियोल तैयार हो रही हैं, दौड़ते दौड़ते आ रही थी और कहने लगती है, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ मेरे लिए। पर तभी वहाँ पे कोई आता है और उसके पैरों के सामने पैर आगे करता है जिससे वो गिर जाती है। पीछे देखते हुए चिल्ला के कहने लगती है, हे कौन है रे तू। वो कहती है, तुम्हें पता है मुझे ज़्यादा एग्रेसिव होना पसंद नहीं है,
वो अपनी उंगलियों में पट्टी बांधने लगती है। और दूसरी तरफ हम ग्यूल को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आगे आते हुए देखते हैं। वो बंदी कंटिन्यू करते हुए कहती है, पर मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि तुम दूसरों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। और तभी हम यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि योल्गा को देखते हैं। वो कहती है, तुम्हें जानना है मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसने हॉबिन की मेथड्स जिससे वो लड़ता है उन सबको सीखने वाला सबसे पहली मैं ही हूँ। और तभी कहता है गियोलहन फ्रॉम वन पंच टीवी, चलो सब कुछ अब फाइट के साथ ख़त्म करते हैं। और मन में सोचती है, बहुत समय हो चुकी है, बहुत समय, जब लास्ट टाइम मैंने इन सारे टेक्निक्स को यूज़ की थी मुझे याद भी नहीं है कब मैंने किसी से फाइट की थी। सो अब वायरल हिट के एपिसोड 20 में आप सबका स्वागत है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मानगी के साथ उस बंदे की बहुत जोरदार फाइट होता है जिसमें मानगी हार जाता है, पर उसमें हमें पता चलता है कि मानगी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया था और अब हॉबिन लड़ने आया है उस बंदे के साथ। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हॉबिन और स्नैपर मिलकर उस बंदे के बारे में बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो मानगी होंग को एक ही बार में हरा दिया था। उन लोगों को पता है कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं। यहाँ तक कि उसके ब्लॉग में जो यूजर नेम था किंगडम 03 उससे भी वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर ऑनलाइन में कहीं भी उसके बारे में या फिर उसका कुछ नहीं उनको मिल रहा था। इतना ढूंढने के बाद भी स्नैपर को कुछ नहीं मिलता, इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। हॉबिन भी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है, पर कुछ देर बाद वो कहता है, अच्छा अगर वो कहीं भी नहीं है क्या इंस्टाग्राम उसमें होगा? ये सुन के स्नैपर उसमें ढूंढने लगता है और तभी देखते हैं वहाँ पे उसे मिल जाता है उसका प्रोफाइल, पर उसमें कई सारे अजीब अजीब फोटोज थे लैंडस्केप की। उसमें उसका कोई फोटो नहीं था और सारे फोटोज 1-2 साल में एक ही जैसे डेट पर अपलोड किया गया है। ऐसा लगता है कि उसे अपने बारे में किसी को बताना पसंद नहीं है। पर तभी उन्हें उसके प्रोफाइल में 2 साल के लिए एक गैप मिलता है जहाँ पे वो अपलोड नहीं करा था, क्योंकि वो कंटिन्यू अपलोड करता है, पर 2 साल का गैप उनको अजीब लगता है और इसे भी शायद कुछ हुआ होगा। सीन पास में आता है, हम देखते हैं हॉबिन उसके ऊपर चिल्ला के कहता है, क्योंकि इन 2 सालों के लिए तुम जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में थे, यानी जेल में थे। ये सुन के सब लोग चौंकते हैं। वो फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है, और वहीं पे तुमने बॉक्सिंग सीखा, पर तुम पता नहीं क्यों इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। दूसरी तरफ सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, क्यों वो जेल में क्यों था, क्या वो क्रिमिनल है? यहाँ पे हॉबिन ये भी बताता है, क्योंकि जब तुम जुवेनाइल सेंटर में ज्वाइन किए थे तब वहाँ पे सुंगुई बॉक्सिंग टीम से तुमने बॉक्सिंग सीखा था। ये नाम सुन के सब चौंकते हैं, क्योंकि ये जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में सिखाया जाता है, जो कि पूरे जापान में बस एक ही है। और इसमें बहुत ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग होता है, जितना कि कहीं भी नहीं होता। बोल सकते हो यहाँ पे आपको हेल देखने को मिलेगा। हॉबिन ये भी कहता है, सिर्फ यही नहीं, उससे भी बड़ा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो खुद को छुपाता है। वो अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि तुमने अपने पापा को फिजिकली असॉल्ट किया था और इसी वजह से तुम वहाँ थे, है ना किंगडम 3? ये सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, कॉमेंट्स करने लगते हैं। तभी वो कहता है, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैंने जो इतना सारा कोशिश की थी अपने पास्ट को ढकने की, सब बेकार गया। देख के लगता है कि मेरे बारे में अब सबको पता चल चुका है। वो बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ आने लगता है और तभी देखते हैं हॉबिन चिल्ला के कहता है, क्या तुमको सच में लगता है कि एक एमेच्योर फाइटर तुमसे जीत नहीं पाएगा? मैं एक बॉक्सर के खिलाफ जीत नहीं पाऊंगा। वो गोरिल्ला जैसा करने लगता है, अपने पैर और हाथों से चलने लगता है और उसको सामने की तरफ से देखने लगता है। ये देख के सबको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर वो कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे एक एमेच्योर फाइटर बॉक्सर के खिलाफ जीत सकता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं योल्गा रूमी को खिला रही थी। रूमी अभी खाना नहीं चाहती, पर फिर भी योल्गा उसे खिला रही थी। कुछ देर बाद वो जाने लगती है और कहती है, बाय बाय गोल्डीलॉक्स, मुझे किसी का काम तमाम करना है। ये सुन के वो हैरान होती है और कहती है, काम तमाम किसकी, और तुम कहाँ जा रही हो? वो कुछ नहीं कहता, बस सोचता है, मैं अपने आप को शांत रखना पसंद करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, पर अब बहुत हो चुका है, इस बार बहुत ज़्यादा हो गई है। और तभी थोड़ा सा स्माइल करती है और अपनी किताब की तरफ देखने लगती है। वहाँ पे देखते हैं उसके पास एक नोटबुक है जिसमें लिखा हुआ है, टीच योरसेल्फ हाउ टू फाइट। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों यानी गियोलहन और योल्गा दोनों एक दूसरे की बाल पकड़ के खींच रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। वो उसे बार बार माफ़ी मांगने के लिए कहती है, पर वो स्माइल करे जा रही थी। और तभी देखते हैं अपने सर से उसके सर में एक जोरदार हेडबैट मारता है, जिससे योल्गा पीछे खिंचने लगती है। पर इतना ही नहीं, वो फिर से उसको पंच मारने लगती है और यहीं पे योल्गा की जीत थी, क्योंकि वो जानना चाहता था वो आखिर किस तरह की टेक्निक यूज़ करती है। और उसे अब देख के लगता है कि वो शायद एक इन फाइटर है। तभी देखते हैं वो फिर से उसकी तरफ एक पंच मारने के लिए आती है और दूसरी तरफ योल्गा अब गेटिंग हिट विदाउट गेटिंग हर्ट टेक्निक का यूज़ करती है। उसकी आंखों की हालत हम देखते हैं ख़राब है। अब योल्गा समझ चुकी है कि वो किस तरह की फाइटर है और तभी देखते हैं वो उसे धक्का देने की कोशिश करती है, पर वहाँ से गियोल पीछे खिसक जाती है और जाके कहती है, जो भी तुमने कही है और जो टेक्निक का तुम यूज़ कर रही हो ये तो हॉबिन यूज़ करता है ना, तो क्या तुम उसकी कॉपी कर रही हो? ये सुन के वो कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं उसकी कॉपी कर रही हूँ? नहीं, मैं बस ऐसा कोई हूँ। तभी उसके नोटबुक पे उसी पेज में देखते हैं जहाँ पे इस फाइटिंग टेक्निक के बारे में लिखा था कि कैसे कोई कैसा फाइट करता है उस बारे में जान सकते हैं। पर वो फिर से कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं वो हूँ जो कि सब कुछ जानती है, अंदर और बाहर का सब कुछ। और उसकी तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। ये सुन के गियोल को कुछ भी समझ में नहीं आता, यहाँ तक कि वो उसे मिडिल फिंगर भी दिखा देती है
और योल्गा कहने लगती है चलो देखते हैं तुम किस टाइप का फाइटर हो, तुम्हारी टेक्निक्स और सब कुछ देख के लगता है कि तुम एक इन फाइटर हो। गियोल उसको पंच मारने के लिए आगे आती है, वो बहुत जोरदार एक पंच मारती भी है। योल्गा बार बार उसकी फाइट को डॉज करने की कोशिश करती है, बार बार कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ वो बार बार उसको पंच मारे जा रही है। योल्गा बस मन में सोच रही है मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ और, क्या उसे सच में एक बॉक्सर ही होना था। और तभी देखते हैं गियोल एक के बाद एक उसे पंच मारी जा रही है, जिससे योल्गा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। और तभी देखते हैं गियोल आके उसके पेट में पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, और जब वो उसके पेट में पंच मारती है बहुत ज़ोर से आवाज़ होता है, उसकी हाथ दर्द करने लगता है। वो कहती है व्हाट द हेल, वहाँ पे क्या है। और तभी देखते हैं योल्गा अपने ड्रेस को ऊपर करती है और वहाँ पे देखते हैं एक प्लेट निकालती है जिसके ऊपर गियोल ने पंच किया था, लेकिन बॉडी तो कमाल की। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल कंट्रोल। वो उस प्लेट को दिखा के कहती है तो अब तुम्हें क्या चाहिए, एक रिफरी, क्या तुम कंप्लेन करना चाहती हो। और तभी देखते हैं वो उसकी हाथ को खींच लेती है। गियोल बहुत ज़्यादा डर जाती है, हैरान होती है। वो कहती है तुमने जो रूमी के साथ किया है, उसने जो तुम्हारी वजह से रोना रोया है, उन सब का बदला लूँगी मैं। तभी देखते हैं वो उस पर एक फ्लाइंग आर्म बार से अटैक करती है। हम म्योन संग के मास्टर को देखते हैं, वो इस टेक्निक के बारे में कहता है ये इतना खतरनाक टेक्निक है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। उसके पीछे हम म्योन संग को देखते हैं जो कि गिरा हुआ है। वो म्योन संग से पूछता है तुम इस टेक्निक के बारे में क्यों जानना चाहते हो। वो कहता है क्योंकि सर आप इसमें बहुत ज़्यादा माहिर है और इसी की वजह से बहुत सारे फाइट्स आपने जीते हैं, इसी की वजह से आप फेमस हुए हैं। वो बंदा कहता है बिल्कुल, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो इसीलिए सीखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तुम्हें पता है मैंने ये टेक्निक और एक बंदी को सिखाया था, वो भी सीख रही थी पर वो इतना ज़्यादा प्रो नहीं है कि वो कम्पीट कर सके, वो बस सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही थी और उसे उतना अच्छे से आता भी नहीं। दूसरी तरफ हम अभी योल्गा को उसके आर्म को पकड़े हुए देखते हैं। गियोल को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। योल्गा उसकी तरफ देख के सोच लगती है उसकी एक हाथ इंजर्ड हो चुकी है क्योंकि उसने मिडल प्लेट पर पंच मारा था और दूसरा हाथ मैंने पकड़ रखा है, लगता है कि उसकी बचना नामुमकिन है। और वो कहता है तुम ऐसे हार जाओगे, तुम्हारा हाथ अलग हो जाएगा। दूसरी तरफ हम म्योन संग और उसके टीचर को, उसके मास्टर को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं यही टेक्निक। वो बंदा फिर से कहता है मैंने जो कहा था फिर से कहता हूँ, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि इस टेक्निक से बाहर निकल सके, पर एक्सेप्शन है, ऐसा कोई है जो कि इसमें से बाहर निकल सकता है। ये सुन के म्योन संग बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है क्या ऐसा कोई, आखिर कौन है। वो कहता है ऐसा कोई जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जिनकी बॉडी कुछ अलग ही तरह से काम करते हैं, उनके जॉइंट्स भी बहुत ट्विस्टेड होते हैं और हम उन्हें कहते हैं वुमेन। फिर से हम देखते हैं योल्गा उसके हाथ को पकड़ी हुई है, ट्विस्ट करने लगती है। गियोल को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, वो चीखने लगती है, पर योल्गा को कुछ अजीब लगता है कि अब तक तो उसे हार मान जाना चाहिए था, पर अब तक वो हार क्यों नहीं मान रही है। वो मास्टर फिर से कहता है क्योंकि वुमेन्स का जॉइंट और मसल्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और हम ऐसा ही देखते हैं धीरे धीरे अब योल्गा के हाथ से गियोल छूटने लगती है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, पर तभी देखते हैं गियोल उसकी पैर को ही काट लेती है, जहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगती है, जिससे योल्गा बहुत चीखने लगती है। उसकी पैर को काटने के बाद बाहर का जो स्किन था वो भी चीर लेती है गियोल। योल्गा को अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कहती है तुम आखिर क्या हो, कोई रैपिड डॉग। अभी भी गियोल के मुंह में हम उसके खून देखते हैं। वो फिर से वही डायलॉग कहती है क्या तुम इसके लिए रोने वाली हो, क्या तुमको रेफरी चाहिए। तभी देखते हैं वो अपने बाल खोलने लगती है। योल्गा किसी तरीके से उठने लगती है और तभी देखते हैं गियोल उसको एक पंच मारने के लिए आगे आती है। योल्गा उसे डॉज करने के लिए उसे टैकल करने की कोशिश करती है और तभी देखते हैं और ज़्यादा खून बाहर निकल आता है। गियोल को हंसते हुए देखते हैं, योल्गा के हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और तभी हम उसके हाथ में देखते हैं नकल रिंग्स। योल्गा बहुत सोचने के बाद तभी कहती है तुमने इस फाइट को एक स्ट्रीट फाइट में बदल दिया है, तुम कॉन्फिडेंट हो ना कि तुम इसका रिग्रेट नहीं करोगी। और तभी उसके नोटबुक में हमें वही फोटो दिखाया जाता है और जहाँ पे लिखा हुआ था इसके बाद तुम्हें ये करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं योल्गा फेस मास्क लगाई हुई है और सोच रही है कि कैसे वो उसे हराएगी। उसने तो रूमी से कह दिया है पर कैसे वो उसको हराएगी। और तभी देखते हैं वो पैर घुमाने लगती है, ट्रेनिंग करने लगती है। बाहर से उसके पापा चिल्लाने लगते हैं क्या कर रही हो तुम, यहाँ पे आ जाओ और खाना खा लो। वो भी चिल्लाने लगती है। उन दोनों का झगड़ा चलने लगता है पर वो अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करती है और सोचती है अगर गियोल ने कोई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली है तो मैं कैसे। तभी गियोल को देखते हैं, वो कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे मुंह को देख के तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, चिंता मत करो, तुम्हारी इस मुंह के ऊपर ही मैं अपना नेक्स्ट पंच करूंगी। योल्गा अपनी ट्रेनिंग को याद करती है और सोचती है अब ये एक स्ट्रीट फाइट हो चुका है तो तुमको भी स्ट्रीट फाइटर बनना होगा। और तभी देखते हैं वो दौड़ के उसके पास जाने लगती है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर गियोल भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो उसके ऊपर एक के बाद एक पंच करने लगती है, जिनमें से एक पंच उसकी बॉडी में लग भी जाता है, जिससे देखते हैं फिर से उसका खून निकल आता है। पर वो सिर्फ अपने एक ही आर्म को स्विंग कर रहा है। ये देख के योल्गा को थोड़ा अजीब लगता है, पर बाद में उसे याद आता है उसकी हाथ शायद दर्द कर रही होगी। और तभी कहती है हे बबलगम, देख के लगता है कि मैं जीत चुकी हूँ। और तभी देखते हैं वो उसको टैकल करने जाती है और तभी वो कहती है हाँ मुझे पता है कि मैं अपने पंचेस का, अपने आर्म का यूज़ नहीं कर सकती, पर मैं अपना एल्बो की यूज़ तो कर ही सकती हूँ ना। तभी देखते हैं वो अपने एल्बो से बहुत खतरनाक तरीके से उसके ऊपर एक मारती है, जिससे योल्गा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे मारने के बाद जोर से एक किक मारती है, जिससे वो नीचे टैकल डाउन हो जाती है।
और उसे पकड़ के वो फिर से उसके ऊपर एक पंच मारने जाती है। तभी वो कहती है अब तुम वहाँ आ गई ना जहाँ पे मैं तुम्हें लाना चाहती थी। पर योल्गा के दिमाग में अभी भी सारे ट्रेनिंग्स चल रहे थे। ग्यूल उससे पंच मारती उससे पहले ही योल्गा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे परी क्यों हुई हूँ, क्योंकि मैंने खुद को टैकल करने दिया तुम्हें। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चौंकती है और तभी देखते हैं वो जो अपने पैरों से ट्रेनिंग कर रही थी वैसा ही एक जोरदार लात उसकी फेस पर मारता है, जिससे उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून वहीं पे बाहर निकल आता है। और ये किक इतना जोरदार था कि वो वहीं पे आई होप की बेहोश हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट जॉ पे मारी है यार उसने। और ये आप किक इतना जोरदार था कि वहाँ पे बहुत जोर से एक आवाज़ भी आता है। वैसा ही देखते हैं कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, नीचे की तरफ गिरने लगती है, उसकी अब कोई होश नहीं है। और तभी योल्गा उसे अपने पैरों से जकड़ लेती है, बिल्कुल जैसे अपने ट्रेनिंग में कर रही थी। अब उसे ट्रायंगल चोक करने लगती है और उसे बार बार कहने लगती है मैं तुम्हें तब तक अनटाई नहीं करूंगी जब तक तुम माफ़ी मांग ना लो। हमें सैमडेक की आवाज़ सुनाया जाता है जो कि हॉबिन को इन बॉक्सर्स के बारे में बता रहा था कि कैसे उसको लड़ना है, क्या क्या उसको करना है, जैसे कि उसे गोरिल्ला की तरह चलना है और अपने वॉक पे फोकस करना है, क्योंकि जो इन बॉक्सर्स होते हैं वो नीचे की तरफ मार नहीं सकते। पर उसके सामने अभी जो बॉक्सर है वो पूरी तरह से पागल है। उसका अनऑफिशियल रिकॉर्ड है कि वो 58 में से 58 मैच जीत चुका है और उनमें से 44 नॉकआउट कर चुका है। और तभी देखते हैं वो हॉबिन के नाक पे एक बहुत जोरदार पंच मारता है। ये देख के स्नैपर चिल्लाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन उसके सामने बिल्कुल 4 पैर और हाथ में चल रहा था। ये देख के वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, कहने लगता है क्या ये तुम्हारा कोई नया टेक्निक है। हॉबिन भी कहता है बिल्कुल बिल्कुल ये नया टेक्निक है, ये वही तरीका है जिससे मैं जीत सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है अगर इस तरह से तुम अपर फ्लोर में जाओगे तो तुम्हारे पूरे बॉडी को ट्रेनिंग मिल जाएगा, तुम्हारे कोर में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगा। इसमें फुल बॉडी वर्कआउट होता है। उसे हम सीढ़ियों से उठते हुए देखते हैं और तभी सैमडेक को दिखाया जाता है, वो भी उसको यही ट्रेनिंग दे रहा था। प्रेजेंट में दिखाया जाता है अभी वो उसके सामने भी ऐसे ही क्रॉल कर रहा था। ये देखे किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि सभी को जानना था हॉबिन ने अब आखिर कौन सी नई टेक्निक सीखी है। सभी कमेंट करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो बंदा वो भी कहता है यो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। हम हॉबिन को उसके चारों तरफ क्रॉल करते हुए देखते हैं। हॉबिन सोचता है सबको जानना है आखिर यह कैसी टेक्निक है, या ताकि मेरा जो ओपोनेंट है उसे भी जानना है। हॉबिन उसका जवाब नहीं देता पर उसके सामने गुर्राने लगता है बिल्कुल एक बीस्ट की तरह, जैसा कि उसे सैमडेक ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई बॉक्सर को हराना है तो तुम्हें बिल्कुल एक बीस्ट बनना होगा, तुम्हें इंस्पिरेशन लेना होगा जो ऐसे लड़ते हैं जैसे कि रेसलर्स, वो ऐसे एक्सट्रीम टैकल करते हैं और एक टैकल बॉक्सर का बहुत बड़ी एक कमजोरी होती है। हॉबिन बिल्कुल ऐसा ही करने जाता है, वो उसको टैकल करने जाता है। और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है एक इन फाइटर कभी भी नीचे की तरफ पंच नहीं कर सकता, यानी फ्लोर में पंच नहीं कर सकता, इसलिए हॉबिन उसके पैर में जाके टैकल करने की कोशिश करता है। उसके जाते ही हम देखते हैं वो खिसक जाता है। हॉबिन सोच रहा था वो कितना आसानी से जीत जाएगा, पर तभी देखते हैं वो ऊपर की तरफ देखता है, वो बंदा उसके गाल पे बहुत खतरनाक एक पंच मारता है। हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो एक इन फाइटर है तो फिर एक इन फाइटर होके भी वो ऐसा कैसे कर सकता है। पर तभी उसे याद आता है उसने अनऑफिशियली 58 में से 58 मैचेस जीते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इन फाइटर नहीं है? किंगडम 3 ये उसका ब्लॉग नेम है ना, पर उसका तो रियल नेम है पांगचू खान। अपने ओपोनेंट्स में से 58 ओपोनेंट्स को हरा दिया था, नॉकआउट कर दिया था 44 को, मतलब वो बहुत ज़्यादा टफ होगा। हाउस के रिकॉर्ड्स देख के लगता है कि वो एक इन फाइटर है, पर वो कभी भी इन फाइटर नहीं था, वो एक आउट बॉक्सर था। और बिल्कुल हम ऐसा ही देखते हैं, वो अब अपने पैरों का भी इस्तेमाल करके वहाँ पे जंप कर रहा था। सब कोई चौंकते हैं। तभी यहाँ पे सैमडेक की बात सुनाई देता है। वो कहता है ये एक अपग्रेड वर्जन है डबल लेग टैकल का। हॉबिन को देखते हैं वो उसके ऊपर वही अपग्रेडेड वर्जन डबल लेग टैकल करने जाता है, पर वो जितनी बार भी उसके पास जाने की कोशिश करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, उतनी बार हम देखते हैं वो उसके हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा है। और एक बार देखते हैं तभी बॉक्सिंग का सबसे आइकॉनिक मूव द काउंटर से वो बंदा उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे हॉबिन की हालत वहीं पे खराब हो जाता है। वो पीछे की तरफ नीचे गिर जाता है, उसके नाक और मुंह से खून निकल आता है। स्नैपर चिल्लाने लगता है, सारे लोग जो देख रहे थे कमेंट करने लगते हैं कैसे जीत सकता है वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर से। स्नैपर उस बंदे को चिल्ला के कहने लगता है क्यों आखिर तुम ऐसे लड़ते हो, वो भी ग्यूल हन जैसे बंदी के लिए। वो तभी कहता है क्योंकि वो मेरी बहन है। ये सुन के वहाँ पे सब कोई चौंकते हैं। हॉबिन कहता है ग्यूल हन अगर तुम्हारा सिस्टर है तो बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसे सिखाना चाहिए था। अगर तुम्हें सच में उसकी परवाह होता, अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते तो ये सब कुछ नहीं करने देते उसे। पर ये सुन के वो बंदा कहता है मेरी बहन क्या करेगी ये मैं जज करूँगा, पर एक चीज़ तुम्हें याद रखना है, कभी भी तुम उसके पास नहीं जा सकते। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा।